पेज में, एक पेज में जो है एक दुकान कितनी योजना के अनुसार दे रही है, एक पेज में जो है ना एक दुकान कितनी योजना के अनुसार छूट दे रही है, कितनी योजना के अनुसार छूट दे रही है। कपड़ों पर 10%, किराना पर 12%, स्टेशनरी पर 15%, फुटवियर पर 20%। देखिए कपड़ा अलग अलग और स्तर पर अलग अलग। कपड़ा पर 10%, किराना पर 12%, स्टेशनरी पर 15% और फुटवियर पर 20%। अंजलि ने चाय का एक पैकेट, एक नोटबुक, बाथरूम स्लीपर, वित्तांश को इतना इतना है तो उसमें कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। लेकिन अंजलि गई शॉपिंग, अंजलि गई शॉपिंग मॉल में क्या क्या खरीदी है, चाय का एक पैकेट, चाय ज्यादा एक नोटबुक पढ़ने की ज्यादा है, बाथरूम स्लीपर, चप्पल, अरे बाथरूम स्लीपर मतलब बाथरूम पर चप्पल, स्लीपर पर तो यही हुआ खत्म हो गया, खरीदने की है तुमको तो ठीक लगता है। अंकित मूल्य इतना इतना है तो उसमें कितनी राशि चुकानी पड़ी, देखिएगा सबसे पहले चाय का पैकेट कितनी का, चलिए आ जाइए बाबू लोग। आइए। तो जानते हैं, बताएंगे तब ना जानिएगा। बिहार पुलिस के लिए इस बैच के साथ है हमारा बिहार, यहाँ पर हम बीपीएससी में अधिकारी बनाने की बात करते हैं, ये सब बिहार पुलिस करते रहता है। आ जाइए दीदी जी लोग, जिसको जगह नहीं मिला है आइए, हम जगह दिलाते हैं, मेरे पास बहुत जगह है इधर। बैठ जाइए। इतना परेशान लग रही है, बाप रे। बैठिए, देखिए पंखा के नीचे बैठिए। सर आज हम पर से क्लास कर रहे हैं, पर से क्लास कर रहे हैं मतलब रूम पर से। ऑफलाइन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट था, हम रूम पर इसलिए चले गए। अच्छा कोई बात नहीं नीरज बाबू, खाना खा लिए सर? हाँ हाँ आज तो 1:30 बजे खा लिए। चलिए ऑनलाइन तैयारी कैसे करें थोड़ा गाइड कर दीजिए। आइए। खुश तो हम डेली रहते हैं महाराज, बोलता आज थोड़ा खुश दिख रहे हैं। चलिए आइए समझिए। जानते हैं अगर देखा जाए तो आपका प्रस्तावना नामक चैप्टर खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया है, परंतु जो है आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग कुछ चीज को और जानते हैं। और हम लाए हैं 2 क्वेश्चन लिख करके लाए हैं, और दोनों क्वेश्चन बीपीएससी मेंस का पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन बीपीएससी मेंस का पूछा हुआ है। तो आज का जो क्लास है ना प्रस्तावना का, वो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से है, मेंस के दृष्टिकोण से है। समझ गए? आज खत्म कर देंगे प्रस्तावना, और फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन आंसर और उसका वीडियो तीनों अवेलेबल करवा देंगे। और आप सब लोग जो है मतलब चैप्टर फिनिश, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। समझ गए ना? तो पीडीएफ आया जी, क्वेश्चन आंसर वाला आया? नहीं नहीं, क्वेश्चन आंसर वाला विद्यार्थी को देने के लिए। विद्यार्थी आप लोगों को नहीं मिला है कोई पीडीएफ? नहीं मिला है तो हम अभी बंटवा देते हैं। और ऑनलाइन वाले लोग जो है
आपको इस वीडियो के साथ ही पीडीएफ अटैच करवा देंगे हम। इस वीडियो के साथ ही जो है पीडीएफ क्वेश्चन आंसर का अटैच करवा देंगे। और जो है हाँ आ गया है, चलिए ठीक है, आ गया है, ठीक है। और सब भी क्लासरूम में पहुंचा देना है, ठीक है। यहां रखिए। अभी ये पहला पीडीएफ है, अभी डेमो चल रहा है। तो डेमो में जो क्लास होता है उसमें जो भी पीडीएफ देना होता है वो हम लोग संस्थान की तरफ से देते हैं। फिर आगे का पीडीएफ आपको ऑफिस से बाय करना होगा, ऑफिस से आपको खरीदना होगा। ये वाला फ्री में दे देंगे, समझ गए? नहीं, पुराना वाला नोट्स काहे लीजिएगा? अरे हमारे अनुसार हम जो बोलते हैं वैसे कीजिए, ठीक है। देखिए पुराना वाला नोट क्यों नहीं लेने बोलते हैं, तुम समझो यार, तुम लोग समझता नहीं है। देखो इतना मोटा है पॉलिटी, देखे करके तुम भड़क जाएगा। और इसमें भी तुम ये जो कहेगा कि पूरा पॉलिटी है ना, इसमें न्यायपालिका तक ही है। न्यायपालिका के बाद सुनो कितना चैप्टर बाकी है। पंचायती राज बाकी है, केंद्र राज्य संबंध बाकी है, संवैधानिक गैर संवैधानिक संगठन बाकी है, फिर आपको संविधान संशोधन बाकी है। 4 और चैप्टर इसमें जुड़ेगा और मोटा हो जाएगा ये, समझ गए? तो तुम ही नोट लेगा, तुम पगलाने के लिए नोट लेगा, पढ़ भी नहीं करेगा यार तू लोग। इतना मोटा नोट है, लेकिन तुमको नहीं लेना है इसका। हम शॉर्ट नोट्स बनवा करके तुमको देंगे और पढ़ा देंगे हम तुमको पूरा पूरा नोट्स, ताकि भारी भी ना लगे। अब कोई चीज है, जैसे मान लिया जाए कि कोई लड़की दिखने में बहुत सुंदर है। अब सुंदर है, ठीक है, लेकिन मान लिया जाए कि उसका शादी हुआ, अपने हस्बैंड से झगड़ा करती है, सास से झगड़ा करती है, ननद से झगड़ा करती है, बोली उसका ठीक ना है, तो उसके सुंदर होने का कोई मतलब। ये नोट्स है यूपीएससी वालों के लिए। यूपीएससी बीपीएससी वाला इस नोट्स को पढ़ के समझ पाएगा, तुम लोग नहीं समझ पाएगा, माथा तुम्हारा भरिया जाएगा। पहले पेज में, पहला पेज में तुम्हारा माथा भरिया जाएगा, तो देखिए क्या कह रहा है, समझे? तो नहीं देंगे, लेकिन हां आगे यूपीएससी का स्पेशल बैच प्लान कर रहे हैं, उस सब में ये सब नोट चलेगा। उस सब में एकदम यही पढ़े भी करेंगे, अब पढ़ना ही पड़ेगा उसको। पूरा कंसेप्चुअली है, पूरा डेप्थ में है, पूरा कंसेप्चुअली है, पूरा डेप्थ में है ये नोट्स, समझ गए ना? इसमें 14 चैप्टर है सिर्फ। अब पॉलिटी में 20-25 चैप्टर होता है। अब समझिए 14 चैप्टर में इतना मोटा है, 10 गो चैप्टर और इसमें जुड़ेगा तो कितना मोटा हो जाएगा है? पढ़ पाइएगा? आप लोग का औकात थोड़े पढ़ने का। तो नहीं लेना है, हम दिखाने के लिए ले आए हैं, तुम लोग को नहीं लेना है। लेकिन हां इसमें से ही, मतलब हम जो आपको देंगे इसी में से देंगे, उसी को किस रूप में प्रस्तुत करना है वो हम जानते हैं, ठीक है? तो आप लोग परेशान मत होइएगा, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे कीजिएगा। और आज का क्लास मतलब मेंस के प्रोस्पेक्टिव से है, लेकिन आप पढ़िए, आप देखिए तो आपको क्या नहीं समझ में आता है, सब बात आपको समझ में आएगा, समझ गए? एक सिर्फ और सिर्फ जो है, ऐसा नहीं है कि मेंस वाला चीज पीटी में नहीं पूछता है या पीटी वाला चीज मेंस में नहीं पूछता है। अरे यार एक ही है, एक ही है। आप लोग ऐसे जो है भटकते रहते हैं, फलना चिलना ढेकना। बिहार पुलिस का क्लास तो है, ये है, जाकर के उधर करो ना। यहां पर क्या कर रहा है? ये फ्री जो है ना, मतलब फ्री सेक्शन में जाता, लाइव सेक्शन में जाता है, जो बैच चल रहा है टिप देता है, आगे कमेंट मार देता, बिहार पुलिस का हो रहा है। अरे जाकर के देखो ना यार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेलवे के लिए क्या बात करते हैं? साइंस जो है ना, रेलवे के लिए, किसी भी चीज के लिए बिट्टू झा से आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक का क्लास बाबू हो रहा है, यहां पर तुम काहे मेरा दिमाग खराब करने में लगा हुआ है? आवाज साइलेंट हो गया है, तुम्हारे मोबाइल का आवाज बाबू साइलेंट हो गया होगा।
चलिए आवाज और जा रहा है ना जी। नीतीश कुमार हाय हाय मैसेज कर रहा है, तुमको बाय बाय हम कर देंगे। जो नोट्स ले लिया वो अपना रखिए। अरे यार जब तुमको लुसेंटे पढ़ना था तो यहां पर आया काहे के लिए? मतलब उतना मोटका नोट पढ़ने के लिए, उतना में तो पूरा लुसेंट समा जाएगा। लुसेंट से भी ज्यादा है, पूरा लुसेंट पॉलिटी ज्यादा है, समझे? लुसेंटे पढ़ना था तो यहां काहे के लिए आया है? जो कहीं लुसेंट पढ़ो 28 दिन में। चलिए आइए, अब शांत रहिए। आवाज ठीक है ना ये लड़का? ठीक है, ऐसे ही सब कमेंट करता है। चलो कमेंट हटा दो, अब पढ़ाने दो, नहीं तो पता चलेगा हम 2 घंटा तक कमेंटे पढ़ते रह गए। सुनिए बाबू, सुनिए, देखिए जैसे कल के सेशन में हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो कल के सेशन में हम आपको संप्रभुत्व संपन्न शब्द समझाए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द समझाए। इन शब्दों का अर्थ तो आपने जान लिया है, लेकिन अब प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। अब प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। तो अब न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब क्या है? इसके बाद सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है और आर्थिक न्याय का मतलब क्या है। एक तो पहली बात न्याय का मतलब क्या है, और दूसरी बात सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है और आर्थिक न्याय का मतलब क्या है। समझिए, देखिए बाबू, न्याय, अंग्रेजी वर्ड जस्टिस, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए न्याय का क्या मतलब है। देखिए बाबू, जैसे मान लिया जाए आप हैं, कोई आपको गोली मार दिया, मान लिया जाए, आजकल गोली धड़ाधड़ चल रहा है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक। ये जंगल राज नहीं, मंगल राज है। तो मान लिया जाए कि आपको कोई गोली मार दिया। अब आप को गोली मारा, छाती में मारना चाह रहा था, छाती में नहीं लगा, पैर में लग गया, आप बच गए। आपको पता है कि आपको किसने गोली मारा, फिर आप उस पर केस करेंगे, कोर्ट जाएंगे। कोर्ट उस व्यक्ति को सजा देगा जिसने आपको गोली मारा है। अगर न्यायालय ने आपको गोली मारने वाले व्यक्ति को सजा दे दिया, मतलब है आपको न्याय मिल गया, आपको न्याय मिल गया। लेकिन अगर मान लिया जाए कोर्ट ने उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं दिया, कोटे को खरीद लिया, मान लिया जाए, मान लिया कोटे को खरीद लिया, उसको सजा नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि आपको न्याय नहीं मिला, आपको न्याय नहीं मिला। तो न्याय का कुछ मतलब समझिए। न्याय का सीधा सा मतलब है, आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है, आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है, आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है, तो फिर उस स्थिति में आपके साथ इंसाफ होना चाहिए, आपके साथ इंसाफ होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल और, कोई निम्न जाति का है, कोई निम्न जाति का है, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार हो रहा है,
तो ये भी उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो अब यहां पर बाबू 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? देखिए बाबू, समाज में, हमारे समाज में भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। लिंग इन द सेंस की महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव होता है। बेटा है यानी पुरुष है, उसको पढ़ने के लिए पटना भेजेंगे। बेटी है, महिला है, उसको पढ़ने के लिए पटना नहीं भेजेंगे। तो अगर ये भेदभाव होता है तो कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, लड़कियों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। तो वहीं समाज में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है, समाज में धर्म, जाति, लिंग इस आधार पर जो भेदभाव होता है, वो भेदभाव ना हो, बल्कि सबको एक समान दृष्टिकोण से देखा जाए। अगर भेदभाव हो रहा है मतलब न्याय नहीं मिल रहा है, अगर भेदभाव नहीं हो रहा है मतलब न्याय मिल रहा है। तो सामाजिक न्याय का सीधा सा मतलब यह होता है बाबू, समाज में होने वाले भेदभाव और प्रतिबंध लगाकर सभी लोगों को समानता, सभी लोगों को न्याय प्रदान करना। फिर दूसरा है बाबू आपको आर्थिक न्याय, दूसरा है आपको आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक मतलब रुपया पैसा, रुपया पैसा, अर्थ व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था रुपया पैसा से संबंधित व्यवस्था। अब मान लिया जाए कि भारत में आर्थिक असमानता है, कोई गरीब है मतलब उसके पास न खाने के लिए पैसा है, उसके पास न रहने के लिए घर है, कोई 56 भोग खा रहा है, कोई 10 मंजिला मकान में रह रहा है। यही जो असमानता है इसी को आर्थिक असमानता कहा जाता है। तो क्या आर्थिक न्याय की अगर हम बात करें तो क्या आर्थिक न्याय का मतलब यह होता है कि अमीर से पैसा छीनकर गरीब में बांट दिए? ना, आर्थिक न्याय का कदापि यह मतलब नहीं होता है कि अमीर से धन लूट कर गरीबों में बांट दिए। ना, आर्थिक न्याय का यह कदापि मतलब नहीं होता। आर्थिक न्याय का यह कदापि मतलब नहीं होता है, बल्कि आर्थिक न्याय का मतलब होता है जो गरीब है, जो वंचित है, अपने कमजोर आर्थिक व्यवस्था के वजह से सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में सरकार उसको अनाज उपलब्ध करवाए, सरकार उसको मकान उपलब्ध करवाए, सरकार उसके परिवार को कुछ मासिक वेतन दे। आप जो देखते हैं 5 किलो राशन सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसके पास पक्का मकान नहीं होता है सरकार के द्वारा उसको घर दिया जाता है, इंदिरा आवास। अब तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। फिर मंथली 2000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। ये सब जो होता है यही तो आर्थिक न्याय है कि मतलब सरकार जो है वंचितों को, गरीबों को, सरकार जो है वंचितों को, गरीबों को, सरकार जो है वंचितों को, गरीबों को, वंचितों को, गरीबों को, वंचितों को, गरीबों को सरकार
सुविधा मुहैया करवाएगा ताकि वो भी जीवन यापन कर सके, ताकि उसकी भी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। और किसी भी मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती है रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। ये किसी भी मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती है। अगर सरकार इतना मुहैया करवा देता है तो मतलब वहां के नागरिकों को आर्थिक न्याय मिल गया। फिर इसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब है राजनीतिक तौर पर भारत के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार हो और है भी। क्या आप राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते हैं? एकदम हां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आपको राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार देता है। क्या आप एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? एकदम हां, आप लड़ सकते हैं। क्या आप एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकते? हां, आप लड़ सकते हैं। क्या चाय बेचने वाला चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? एकदम हां। यह बात सत्य है कि मोदी जी के पिताजी चाय बेचते थे, लेकिन मोदी जी चाय नहीं बेचते थे। यह सत्य है। लेकिन मोदी जी के पिताजी चाय बेचते थे। अब पिताजी चाय बेच रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे ही पिताजी जो है किसान है। अब मान लिया जाए कि हम घर पे हैं, खेत में जो है धान कटनी हो रहा है, गेहूं कटनी हो रहा है। पिताजी खेत में हैं, कटवा रहे हैं धान। तो मान लिया जाए कि हम सुबह से दोपहर हो गया, मां खाना दी बना करके जो पहुंचा दिए, तो क्या हम छोटा हो गए? नहीं। तो मतलब पिताजी के काम में हाथ बटाना एक प्रकार से हो गया। तो इसे ही मोदी जी अपने पिताजी के काम में हाथ बटाए थे। मतलब कभी कभार जो है मोदी जी भी चाय जाकर के बेचे हैं। तो एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। राजनीतिक स्तर पर भारत के लोगों को न्याय मिला हुआ है। आप चुनाव लड़िए ना, जनता आपको जिताएगा, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो राजनीतिक स्तर पर लोगों को हर प्रकार का अधिकार प्राप्त हो, वही राजनीतिक न्याय है। तो लिखिए, वही गणराज्य का जैसे अर्थ समझे हैं, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय का अर्थ लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए सामाजिक न्याय डैश देकर लिखिए, सामाजिक न्याय डैश देकर लिखिए, सामाजिक न्याय डैश देकर लिखिएगा, सामाजिक न्याय लिखिएगा। सामाजिक न्याय से अभिप्राय सामाजिक न्याय से अभिप्राय समाज में, सामाजिक न्याय से अभिप्राय समाज में, सामाजिक न्याय से अभिप्राय समाज में हर व्यक्ति के साथ समाज में हर व्यक्ति के साथ जाति, हर व्यक्ति के साथ जाति कोमा लिंग, जाति कोमा लिंग कोमा धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव किए, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव किए, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव किए
धर्म के आधार पर बिना भेदभाव किए किए समान व्यवहार समान व्यवहार समान व्यवहार समान व्यवहार करना। इसका अर्थ इसका अर्थ अमीर लोगों से इसका अर्थ अमीर लोगों से धन लेकर इसका अर्थ अमीर लोगों से धन लेकर गरीबों में बांटना नहीं होता है। इसका अर्थ अमीर लोगों से धन लेकर गरीबों में बांटना नहीं होता है, बल्कि 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 आर्थिक तौर पर गरीब और वंचित बल्कि आर्थिक तौर पर गरीब और वंचित बल्कि आर्थिक तौर पर गरीब और वंचित लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे रोटी मकान मकान इत्यादि उपलब्ध करवाकर जैसे रोटी मकान इत्यादि उपलब्ध करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाना होता है। आगे हेडिंग मारिए राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय डैश देकर राजनीतिक न्याय का आशय सभी व्यक्तियों को राजनीतिक न्याय का आशय सभी व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का समान अधिकार उपलब्ध कराना होता है। समान अधिकार उपलब्ध कराना होता है। जैसे मतदान करने का अधिकार
जैसे मतदान करने का अधिकार, कौमा, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को होनी चाहिए। सभी भारतीय नागरिकों को होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब आगे आइएगा बाबू, यहां तक समझा दिए थे, लिखा दिए हैं, अब आगे आइए। इसके बाद है बाबू, जानते हैं ऐसे ये सब प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता है। प्रीलिम्स में सामान्य तौर पर वो जो 5 शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुत्व, संपन्न, लोकतंत्र, गणराज्य, ये 5 का अर्थ पूछता है। लेकिन इन शब्दों का भी अर्थ पूछ सकता है। प्रस्तावना में हर शब्द का अपना एक व्यापक अर्थ है और प्रस्तावना के हर शब्द का बहुत व्यापक मायने है। तो जब अन्य शब्दों के अर्थ को भी जान लेंगे तो आराम से आप मेंस लिख लेंगे। समझ गए बाबू? तो अब यहां पर बाबू हम लोग थोड़ा सा समझते हैं स्वतंत्रता। कल के सेशन को आप याद कीजिए। कल के सेशन में हम आपको बताए थे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात है? 5 ना? कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। बात समझे? तो अब देखिए कि आपको स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, आपको अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है। मतलब विचार, आपके दिमाग में जो भी बात आता है वही तो आपका विचार है। विचार क्या है? विचार यानी आपके दिमाग में जो थॉट आता है, आपके दिमाग में विचार आया फलना को मार देना है, आपके दिमाग में विचार आया आज प्रस्तावना को इधर से उधर कर देना है। विचार। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब आपके भीतर जो है, जो आप लोगों के समक्ष व्यक्त करना चाहते हैं, अभिव्यक्ति। धर्म, आप अपने धर्म को मानिए ना, उसकी आजादी है। आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानिए, मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को मानिए, सिख है, सिख धर्म को मानिए, इसकी आजादी है। आपको अपने धर्म को मानने की आजादी है, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। कोई हिंदू है, उसको कहिएगा नहीं तुम हिंदू धर्म को मत मानो, मुस्लिम बन जाओ, तो आप उसकी स्वतंत्रता को बाधित कर रहे हैं। कोई मुसलमान है, उसको आप कह रहे हैं ना तुम इस्लाम धर्म को मत मानो, तुम हिंदू बन जाओ, आप उसकी धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित कर रहे हैं। और आपको बाधित करने का अधिकार कोई नहीं देता है, आपको बाधित करने का अधिकार कोई नहीं देता है। उपासना, उपासना, उपासना मतलब पूजा अर्चना, उपासना एक ही चीज है। मुस्लिम है, मस्जिद में जाकर इबादत कीजिए, वो आपके लिए एक उपासना हो गया। हिंदू है, मंदिर में जाकर घंटी डोलाइए, माथा टेकिए, गुरुद्वारा में जाकर माथा टेकिए, उपासना। यानी आपको स्वतंत्रता है इन चीजों की। और आप बाबू आगे पढ़िएगा, मौलिक अधिकार।
फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में है। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो जो मौलिक अधिकार है उसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में है। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में है। अब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आप स्वतंत्रता का अधिकार जिसकी चर्चा है अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 को पढ़िएगा ना, तो जो अनुच्छेद 19 है वह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्रदान करता है। तो मतलब गौर फरमाइएगा, अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्रदान करता है। तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात है, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात है, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात है उसको प्रासंगिक मौलिक अधिकार बनाता है। उसको प्रासंगिक मौलिक अधिकार बनाता है। और जानते हैं मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो संविधान का अनुच्छेद 32 आपको यह अधिकार देता है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और जब कोर्ट का दरवाजा आप खटखटाएंगे तो आपके मौलिक अधिकार का जो हनन हुआ रहता है, कोर्ट आपके उस मौलिक अधिकार को फिर से बहाल करवाने का काम करता है। फिर से बहाल करवाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार को प्रासंगिक भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाता है। और प्रस्तावना में वर्णित जो स्वतंत्रता के अधिकार है, अगर उसका हनन होता है तो आप जा सकते हैं कोर्ट, न्यायालय, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। समझे? तो हेडिंग मारिए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, सुनिए बाबू थोड़ा और। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सुनिए, देखिए जैसे आपको पटना भेज दिया गया है पढ़ने के लिए, यहां पर आपके गार्जियन नहीं हैं, आप पूरा स्वतंत्र हैं, पूरा स्वतंत्र हैं आप। आपको जो मन होता है आप वो करते हैं। आपको क्लास आने का मन है आए, नहीं आने का मन है नहीं आए। क्लास में टेस्ट हो रहा है आने का मन है आए, नहीं आने का मन है नहीं आए। ऑब्जेक्टिव का वीडियो बोले देखने के लिए, देखने का मन हुआ देखे, नहीं देखने का मन हुआ नहीं देखे। क्लास के समय आप गांधी मैदान में घूम रहे हैं किसी के साथ, तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता
के अधिकार का फायदा उठाना हुआ। ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के अधिकार का फायदा उठाना हुआ। स्पेशली अब लड़की लोग को बोल रहे हैं, मां बाप पढ़ने के लिए भेज दिया पटना, गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में तो हमको यहां तक पता चला है कि लड़की लोग में मतलब जो कंपटीशन होता है, पढ़ने को लेकर कंपटीशन नहीं होता है। सब नहीं कुछ एक, सब नहीं कुछ एक। सब गलत थोड़े होता है यार, सब गलत हो जाएगा दुनिया खत्म हो जाएगा। सब नहीं कुछ एक में कंपटीशन होता है, किसका क्या वो बॉयफ्रेंड है। तो मतलब हल्ला मत कीजिए, मतलब आप इस बात को समझिए कि गार्जियन एक भरोसा और विश्वास करके आपको पटना में अकेले छोड़ दिया है और यहां पर आप बॉयफ्रेंड बना करके हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। क्यों बाप अपने बेटी को नहीं भेजता है? क्योंकि बाप को लगता है कि बेटी हमारे भरोसा और विश्वास का गलत फायदा ना उठा ले। तो ठीक है, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार आपको स्वतंत्रता देता है, तो इसका क्या मतलब है कि आप कुछ कीजिएगा? मतलब विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है तो आप कुछ बोलिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो आप कुछ करने लगिएगा? नहीं, आपको है अधिकार लेकिन एक सीमित दायरा में। हर चीज का एक लिमिटेशन होता है और कोई भी काम अगर आप सीमित दायरा में रहकर करते हैं, कोई हानि उसका नहीं है। लेकिन अपने दायरा से बाहर जाकर करते हैं, बहुत हानि है बाबू। दुनिया में एक से एक कहानी है। अभी जो है बिहार एसआई फर्स्ट बैच में पढ़ा रहे थे, बिहार पुलिस में 5-7 लड़का लड़की मिलने आया। एक लड़का थोड़ा रुक गया, सबको जाने दिया, बाद में रुक गया, बोला कि सर सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन देखिए ना बहुत दिन से एक लड़की के साथ थे, अब वो केस कर दी है। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो हम बोले तुम मैसेज करना, हम बात करेंगे यार, पता नहीं अब वर्दी पहन पाएंगे कि नहीं पहन पाएंगे। तो ऐसा थोड़े है कि वो लड़की केस की है तो लड़की ही गलत होगी ना, लड़का भी गलत होगा। क्या बात करते, लड़का भी गलत होगा, दोनों गलत होगा। बात तब आगे बढ़ता है जब दोनों गलत हो। तो अब स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है तो आप कुछ करने लगिएगा। पैसा मिला है किताब खरीदने के लिए, जाके उस पैसा का सिनेमा देख रहे हैं, ये तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो बहुत कहानी है दुनिया में बाबू। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में आपका संविधान आपको सब अधिकार दिया है, लेकिन एक सीमित दायरा में। आपको बोलने का अधिकार है, तो क्या आप वैसा बोलिएगा जिससे दंगा भड़क जाए? केस हो जाएगा आप पर, केस हो जाएगा आप पर, चल जाइएगा जेल के पीछे, सलाखों के पीछे। हर चीज का एक जो होता है क्षेत्र होता है। कुछ काम पर्दा के पीछे ही अच्छे होते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक नेता का कांड तुम लोग को मालूम है? ठीक है, वयस्क है तो क्या कहीं पर कुछ करने लगेंगे? तो इस स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
उसको पकड़ के जेल भेज ना दिया गया है। तो ठीक है, आपको जीवन जीने का अधिकार है। अब तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया है कि आप लिव इन में रह सकते हैं। तो इसका यह मतलब थोड़े है कि आप नंगा नाच करना शुरू कर दें। ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो एक लिमिटेशन, हर चीज में बाबू एक लिमिटेशन बहुत जरूरी है। तो ये सब जो एग्जाम्पल दिए स्वतंत्रता का मतलब समझाने के लिए, कुछ समझे हैं तो लिखिए ना। अब कितना समझाए स्वतंत्रता, लिखिए बाबू। स्वतंत्रता डैश देकर इसका अर्थ इसका अर्थ बिना किसी रुकावट के इसका अर्थ बिना किसी रुकावट के इसका अर्थ बिना किसी रुकावट के बिना किसी रुकावट के या बिना रोक टोक के अपने धर्म को मानने अपने धर्म को मानने अपने धर्म को मानने अपने धर्म को मानने कोमा धर्म के अनुरूप आचरण करे, 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 कोमा धर्म के अनुरूप आचरण करे, कोमा धर्म के अनुरूप आचरण करे, कोमा 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 अपना विचार अपना विचार अपना विचार रखे, फुल स्टॉप। प्रस्तावना में वर्णित उसी में कंटिन्यू लिखिए ना। प्रस्तावना में वर्णित प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार को प्रासंगिक 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 मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार बनाता है मौलिक अधिकार बनाता है मौलिक अधिकार बनाता है मौलिक अधिकार बनाता है और अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है और अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32
तो हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, तो हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। चलिए आगे आइए बाबू। अब इसके बाद आगे देखिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसका क्या मतलब है? देखिए बाबू, समता मतलब सबको एक समान अधिकार, सबको एक समान अधिकार। जैसे एक बात समझिए आप, मां बाप है, मां बाप है, गौर फरमाइएगा, मां बाप है, मां बाप है, मां बाप है, मां बाप के लिए उसका बच्चा, बेटा हो बेटी हो, बड़ा हो छोटा हो, लुल्हा हो लंगड़ा हो, बहरा हो कान्हा हो, एक समान होता है। कहने के लिए, कहने के लिए एक समान होता है। ये कौन दिया है, कौन दिया है? जो दिया है वो खड़ा हो जाओ, जो लव लेटर भेजा है हमको खड़ा हो जाओ। तो ऐसे लव लेटर हम काहे पढ़ेंगे? प्रासंगिक शब्द क्या है गुरुदेव? प्रासंगिक संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है? समझाइए। प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य है या नहीं है? समझाइए। अभी खत्म हो गया है तो काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? सब चीज बताएंगे तो समझ जाइए। 1 मिनट। देखिए बाबू, क्वेश्चन तब पूछिए जब चैप्टर खत्म हो जाए। अभी हम चैप्टर खत्म करने की घोषणा किए हैं? नहीं ना किए हैं, सब चीज बताएंगे। एक के दिन में चाहते हैं विद्वान बन जाए, हम भी नहीं बने हैं एक दिन में विद्वान। 10 बरस से घास छील रहे हैं, तब जाकर इतना नॉलेज ले पाए हैं। आप 2 दिन में चाहते हैं सब चीज समझ जाए, सब चीज समझाएंगे, परेशान मत होइए। लव लेटर सब नहीं भेजना है, जब चैप्टर खत्म कर दे तब क्लियर ना हो तब लव लेटर भेजिए ना, ठीक है? बैठ जाइए, समझाएंगे, परेशान नहीं हो। सुनिए, क्या समझा रहे थे? क्या? हाँ, समता, समता। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे थे हम आपको। जैसे मां बाप है, मां बाप के लिए बेटा हो बेटी हो, बड़ा हो छोटा हो, एक समान माना जाता है, एक समान माना जाता है। मां बाप के लिए उसका संतान एक समान माना जाता है। लेकिन हम तो हजारों लाखों लोग से मिलते हैं, मिले हैं। अभी संस्थान की एप्लीकेशन पर 1 मिलियन डाउनलोड है, मतलब 10 लाख लोग संस्थान की एप्लीकेशन से जुड़ के पढ़ाई कर रहा है। ऑनलाइन अभी बहुत सारा लोग, जैसे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन अभी एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है। आपके क्लास के साथ साथ जो कमेंट पढ़ते हैं, ऑनलाइन वाला कमेंट पढ़ते हैं। लेकिन जानते हैं, कुछ बात कहने के लिए होता है। यह भी बात कहने के लिए है कि मां बाप के लिए उसका संतान एक समान होता है, कहने के लिए है बाबू। पितृसत्तात्मक समाज में मां बाप के लिए बेटा का ज्यादा महत्व है बेटी के तुलना में। कुछ मां बाप भेदभाव करता है। हम तो अनेकों लोग से न मिलते, हमारे पास तो बहुत समस्या ना आता है। एक लड़की है,
बिहार दरोगा बैच में पढ़ती है। कौन बैच में पढ़ती है हम नहीं बोलेंगे, बोली है नहीं बोलने के लिए, नाम नहीं बोलेंगे लेकिन हम बोल रहे हैं। वो हमको मैसेज की है कि उनके माँ बाप पिछले साल भर से, लगभग छठ से, साल भर ने छठ से, पिछले छठ से उनके माँ बाप जो है उनसे बात नहीं करते हैं। क्यों? तो क्योंकि वो पटना पढ़ने आ गई है। माँ बाप का बात काट करके वो पटना पढ़ने आ गई है, इसी वजह से माँ बाप उससे बात नहीं करता है, ना करती है। पिताजी सिर्फ महीना में एक बार पैसा भेज देते हैं। जिंदा है मरी, वो मैसेज में ही सब बात लिखी है जो बात हम बोल रहे हैं। जिंदा है मरी है कुछ नहीं। भाई भोजा है, भाई भोजा कह रहा है माँ बाप को कि इसका शादी करवा दीजिए, काहे पढ़ेगी, पढ़ाई में काहे पैसा खर्च कीजिएगा, शादी ब्याह में जो है शादी ब्याह कर दीजिए। तो कहां हुआ बेटा बेटी माँ बाप के लिए एक समान? आप कहिएगा तो हम व्हाट्सएप में मैसेज दिखा सकते हैं। एक बात मानिए, किसी विश्वास कीजिए या ना कीजिए, हम स्टेज पे जो बोले वो उसमें एकदम 100% सत्यता होता है। फिर एक लड़का है, लड़की का एग्जांपल दे। एक लड़का के बारे में बोले थे, बताए थे, हाँ चैट भी दिखाए थे। तो एक लड़का है, मतलब 2 4 5 भाई है। वो बच्चा पढ़ना चाहता है, इस वजह से उसका गार्जियन जो है उसके साथ भेदभाव करता है। वो पढ़ना चाहता है इसलिए उसके साथ भेदभाव करता है। तुम काहे पढ़ रहा है, तुम चलो मेरे साथ खेत में काम करो। है तो ठीक है, भेदभाव होता है, लेकिन संविधान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। संविधान ने कहा है सबको समान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अनुच्छेद 16 को पढ़िए ना। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता मतलब सरकारी नौकरी में सबको एक समान अवसर दिया जाएगा, एक समान अवसर दिया जाएगा। तो समता का मतलब होता है सभी को एक समान अवसर मुहैया करवाना। तो अब आप नीचे से लिखिएगा समता, समता डैश देकर प्रस्तावना में दो प्रकार की समता या समानता प्रस्तावना में दो प्रकार की समता या समानता की बात की गई है। एक नंबर में प्रतिष्ठा, 2 नंबर में अवसर। एक नंबर में प्रतिष्ठा, 2 नंबर में अवसर। एक नंबर में प्रतिष्ठा, 2 नंबर में अवसर। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता के अंतर्गत उसी में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता के अंतर्गत प्रतिष्ठा व अवसर की समानता के अंतर्गत प्रतिष्ठा व अवसर की समानता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को जीवन में
सभी व्यक्तियों को जीवन में अपने व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होगी। सभी व्यक्तियों को जीवन में अपने व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होगी। सभी व्यक्तियों को जीवन में अपने व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होगी तथा राज्य के भीतर सरकारी नौकरियों में सभी को राज्य के भीतर सरकारी नौकरियों में सभी को एक समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। आगे है बाबू, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का मतलब भाईचारा होता है, तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो अब यहां पर दो चीज, एक व्यक्ति की गरिमा और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए बाबू, जानते हैं भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। समझिएगा बात को। भारत का संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को पढ़िए ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसका मतलब है आपको स्वतंत्रता पूर्वक, सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। देखिए, अब मान लिया जाए आपका विवाह जिस लड़की से हुआ, आप उस लड़की के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, मतलब आपका विवाह हुआ, कहा गया कि आपको तिलक 10 लाख देंगे, दिया नहीं गया 10 लाख तिलक। अब लड़की आपके घर आई, आप उसको घर में बंद कर दिए हैं, खाने नहीं दे रहे हैं, फोन से अपने गार्जियन से बात नहीं करने दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो ये गरिमा पूर्वक जीवन जीना थोड़े हुआ जी। ये गरिमा पूर्वक जीवन जीना नहीं हुआ। और एक बात जान लीजिए, यहां में से किसी भी लड़की का विवाह हो और अगर ऐसा हो, मतलब फैमिली लोभी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप माइंड मेकअप कर लीजिए, उस फैमिली को छोड़ देना है। पहला माइंड मेकअप ये करना है, और दूसरा माइंड मेकअप ये करना है, केस करना है।
कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। सीधे सुप्रीम कोर्ट में घसीटना है, पूरे परिवार वालों को सलाखों के पीछे भेज देना है, ताकि समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो और कोई इस प्रकार से ना सताए। तो गरिमा का मतलब है कि आप अगर जिस लड़की के साथ विवाह किए हैं उसका अच्छा से ध्यान रखिए, गरिमा का दूसरा मतलब है, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए भारत में छुआछूत प्रचलन में था, छुआछूत प्रचलन में था भारत में। कहां है आप? छुआछूत नहीं समझते हैं, हे भगवान। उच्च जाति निम्न जाति, उच्च जाति के लोग जो कुर्सी पर बैठा है, निम्न जाति के लोग नहीं बैठेगा। अगर निम्न जाति का लोग बैठ जाता था उस कुर्सी को धो करके, तब उच्च जाति का लोग फिर से उस पर बैठता था। उच्च जाति का लोग निम्न जाति के लोग के शरीर में नहीं सटना चाहता था। डोम के शरीर में सटना चाहते हैं ना? आप लोग नहीं सटना चाहते हैं। अरे वो भी यार मानव है। तो अगर मान लिया जाए किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार हो रहा है, मतलब उसकी गरिमा का उल्लंघन हो रहा है, उसकी मानवीय गरिमा का उल्लंघन हो रहा है, मानवीय गरिमा का उल्लंघन हो रहा है। बिहार में इस छुआछूत का अंत कौन किया है? लालू जी को सामाजिक न्याय का पुरोधा इसलिए माना जाता है क्योंकि बिहार में भले संविधान में तो छुआछूत का अंत संविधान लागू होने के साथ 1985 में हो गया था, लेकिन बिहार में छुआछूत का प्रचलन फिर भी था। बिहार में छुआछूत की व्यवस्था का अंत करवाने में लालू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कानून तो बहुत बना हुआ है, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब तो घरे घर मिलता है, होम डिलीवरी होता है। शराब का स्थिति बिहार में भगवान जैसा है, भगवान जैसे दिखते कहीं नहीं है सब जगह। वही शराब का है। शराब बिहार में बिकता कहीं नहीं, लेकिन मिलता सब जगह है, समझे? तो अगर निम्न जाति के लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार होता है तो उसकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचता है। और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत की बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ भी छुआछूत का व्यवहार करता है, जैसे मान लिया जाए कि हम आपके साथ छुआछूत का व्यवहार किए, तो माना जाएगा कि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। और आप हम पे, अगर आप एजुकेटेड रहेंगे, आप हम पे केस ठोक सकते हैं। हमार मास्टर हमारा साथ छुआछूत का व्यवहार कर रहा है, हमको कोर्ट में आप घसीट सकते हैं, समझ गए? तो लिखिए, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा डैश देकर, व्यक्ति की गरिमा डैश देकर, व्यक्ति की गरिमा संविधान निर्माताओं द्वारा निर्मित संविधान में निर्मित संविधान में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके लिए स्वतंत्रता, समानता
इसके लिए स्वतंत्रता, समानता आदि के, इसके लिए स्वतंत्रता, समानता आदि के मूल अधिकारों की गारंटी, आदि के मूल अधिकारों की गारंटी देकर 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 सभी नागरिकों को देकर सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, 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 काम की न्यायसंगत, काम की न्यायसंगत मानवोचित दशाएं, काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाएं, काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाएं और एक समुचित जीवन स्तर, और एक समुचित जीवन स्तर, समुचित जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सके। आगे नेक्स्ट पॉइंट, या उसी में अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करके, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करके, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करके, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करके व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को, व्यक्ति की गरिमा को, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। चलिए आगे है बाबू राष्ट्र की एकता और अखंडता। आगे है बाबू राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, ये हाथ है, ये हाथ है, हाथ में 5 उंगली है। एकता को समझा रहे हैं, एकता, एकता को समझा रहे हैं, एकता, एकता का पूर्ण एकता, यूनिटी, UNITY, यूनिटी। देखिए बाबू, ये हाथ है, हाथ में 5 उंगली है। 5 उंगली को मिला लीजिए, 5 उंगली को एक कर लीजिए, मुट्ठी बन जाएगा। मारिए किसी को एक बॉक्सिंग मुंह पे, उसका 3200 चल जाएगा पेट में,
3200 दांत चल जाएगा पेट में, ठीक है। तो एकता में बल होता है। ये मुट्ठी और मुंह पर लगने वाला बॉक्सिंग इस बात को प्रदर्शित करता है कि एकता में बल होता है। और नेता सब जो ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे ऐसे करता है, वो संदेश देता है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आप इसका मतलब नहीं समझते होंगे, इसका मतलब समझ लीजिए। ऐसे मुट्ठी बंद करके जो ऐसे ऐसे करता है, मतलब हम सब एक हैं। जैसे एक बात बताइए बाबू, जैसे एक बात बताइए बाबू कि परिवार कैसे आगे बढ़ता है? बोलिए। अब मान लीजिए परिवार में माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, सब एकजुट है ना, सब एक दूसरे से लड़ रहा है, परिवार कभी आगे बढ़ेगा? आए? सब एकजुट रहेगा तो परिवार आगे बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। तो जानते हैं राष्ट्र की एकता मतलब देश की एकता। जानते हैं बाबू, देश में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए एकता जरूरी है, एक होना जरूरी है। देश की रक्षा के लिए एक होना जरूरी है। देश के आर्थिक विकास के लिए, जैसे परिवार के आर्थिक विकास के लिए परिवार के सदस्यों का एक होना जरूरी है, वैसे देश के आर्थिक विकास के लिए देश का एक होना जरूरी है। भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। भारत में हर भाग के लोग, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर भाग के लोगों का ड्रेसिंग सेंस अलग है, खान पान अलग है, पहनावा ओढ़ावा अलग है, पर्व त्योहार अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं और एक रहना भी चाहिए। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाया रखना हम लोगों का मौलिक कर्तव्य भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को पढ़िए ना, 51 के सॉरी 51 नहीं, 51 के क। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क को पढ़िए। मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य में एक ये भी है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है। तो नीचे से हेडिंग मारिएगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। हेडिंग मारिएगा बाबू, राष्ट्र की एकता और अखंडता। हेडिंग मारिएगा बाबू, राष्ट्र की एकता और अखंडता। डैश देकर लिखिएगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता के बिना राष्ट्र की एकता और अखंडता के बिना राष्ट्र की एकता और अखंडता के बिना ना तो देश की रक्षा की जा सकती है, ना तो देश की रक्षा की जा सकती है, ना तो देश की रक्षा की जा सकती है, ना तो देश की रक्षा की जा सकती है, और ना ही
देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है, और न ही देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है, और ना ही देश का आर्थिक विकास, और ना ही देश का आर्थिक विकास हो सकता है, और ना ही देश का आर्थिक विकास हो सकता है, और ना ही देश का आर्थिक विकास हो सकता है, और ना ही देश का आर्थिक विकास हो सकता है, और ना ही देश का आर्थिक विकास हो सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का क, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का क कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का क कहता है कि देश के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि देश के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि देश के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे देश के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे देश के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे, है कहां गया जी स्टाफ, बांटिए ऊपर वाले क्लासरूम में भी कुछ लोग को भेजिए, सब लोग बैठे रहिए, बांट दिया है ना, ऊपर गया है, ऊपर भी भेजवाइए, सबको मिलना चाहिए। अनुच्छेद 51 का को कहता है कि देश के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे एगो इस तरफ बांटिए, एगो इस तरफ, वे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, देख लीजिए क्या गो है, जैगो है वैगो रख दीजिए, ठीक है, गिन करके बांट लीजिए, छूटना नहीं चाहिए। कहता है कि देश के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को, वे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखे, वे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखे। चलिए, हो गया। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखे। एक्स्ट्रा कोई नहीं लेगी, एक के वो लेगी, या एक ही लेगा लड़का लोग, दूगो नहीं लेगा, समझ गया ना, दूगो कोई नहीं लेगा, दूगो अगर है तो पीछे बढ़ा दो, ठीक है। चलिए सुनिए, अब सुनिए, हीरो साहब बांट रहा है, अब सुनिए, सुनिए, प्रस्तावना को लेकर जानते हैं बाबू, कुछ विद्वान प्रस्तावना पर टिप्पणी किया, अरे छोड़ो नहीं यार वो सब, छोड़ो उसको, सबको मिलेगा, मिल रहा है, आराम से बैठिए, इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा हम चर्चा कर देंगे, परेशान मत होइए आप लोग, समझ गए ना, ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए बाबू, मिलते जा रहा है, आराम से लीजिए उसको, लड़के तुमको स्पेशल बोलेंगे, तुम स्पेशल है कि, बंद रखो, बंद करो, नीचे रखो उसको, सब ये जो मिल रहा है इसको नीचे रखो, है दो, अरे दो नहीं यार, जिसको भी ये मिल रहा है कॉपी के नीचे रखिए, अभी इसको नहीं देखना है, घर पे देखना है, घर पे क्या अलवा छिलिएगा, घर पे देखने के लिए दिए हैं,
सुनिए सुनिए, सुनने के लिए तैयार है ना तू लोग यार? सुनिए, अब देखिए, प्रस्तावना के हर शब्द को समझाए हैं। व्यक्ति की गरिमा हो, राष्ट्र की एकता अखंडता हो, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, अंगीकृत हो, अधिनियमित हो, आत्मार्पित हो, संप्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतंत्रात्मक हो और गणराज्य हो। जानते हैं, प्रस्तावना पर अनेकों विद्वानों ने टिप्पणी किया है। कभी कभी एग्जाम में प्रस्तावना पर जो विद्वानों के द्वारा टिप्पणी किया गया है वो पूछता है। जैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना पर टिप्पणी किया है, मतलब स्टेटमेंट दिया है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना पर यह कहा है कि प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। एक विद्वान है अर्नेस्ट बार्कर, ब्रिटेन के बहुत बड़े राजनीति शास्त्री थे। ब्रिटेन के बहुत बड़े राजनीति शास्त्री थे अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, कुंजी नोट है। फिर संविधान सभा के एक सदस्य हुए सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है जानते हैं बाबू? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। फिर संविधान सभा के ही एक सदस्य हुए के एम मुंशी। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है, यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो प्रस्तावना को लेकर विभिन्न विद्वानों का यह स्टेटमेंट है। यह सब स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, समझ गए? तो लिखिए, विद्वानों का कथन पोस्ट में प्रस्तावना के संदर्भ में। विद्वानों का कथन विद्वानों का कथन कोष्ट में प्रस्तावना के संदर्भ में। विद्वानों का कथन कोष्ट में प्रस्तावना के संदर्भ में। विद्वानों का कथन कोष्ट में प्रस्तावना के संदर्भ में। विद्वानों का कथन कोष्ट में प्रस्तावना के संदर्भ में। एक नंबर में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। एक नंबर में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा है कि प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन के राजनीति शास्त्री ब्रिटेन के राजनीति शास्त्री ब्रिटेन के राजनीति शास्त्री अर्नेस्ट बार्कर ने अर्नेस्ट बार्कर ने अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि ब्रिटेन के राजनीति शास्त्री अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि
कि यह संविधान का कुंजी नोट है, 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 फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, फुल स्टॉप। के एम मुंशी ने कहा है कि, के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, के.एम. मुंशी, के एम मुंशी ने कहा है कि यह हमारे, के एम मुंशी ने कहा है कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। अब सुनिए, चैप्टर खत्म हुआ, अब कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, सुनिए सब लोग ध्यान से, ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए बाबू, दीजिए अब क्वेश्चन आंसर है तरीका। देखिए ये वाला पीडीएफ आप लोग को मिल गया ना? ऑनलाइन वाले लोग एप्लीकेशन पर अपलोड करवा देते हैं, इस वीडियो के साथ एप्लीकेशन पर ये वाला पीडीएफ अपलोड करवाओ, ठीक है? ऑनलाइन वाले लोग कुछ देर के बाद जो है, जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसके साथ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या है बाबू जानते हैं? ये है प्रस्तावना के क्वेश्चन आंसर। प्रस्तावना के क्वेश्चन आंसर ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी एग्जाम तक में प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन पूछे हैं सब ये है। आप देखिए, अब कहिएगा थ्योरी पढ़ा दिया, अब क्वेश्चनों आंसर करवाइए, तो हम कहेंगे नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? जो थ्योरी में पढ़ाए हैं वही इसमें है। आप देखिए, आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से ना? मतलब वो जो बात बताए हैं कि सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया है, अमेरिका का अनुसरण करते हुए ही विश्व के अन्य देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया है, और भारत भी उसी कड़ी में शामिल। ये बात नहीं पढ़ाए। अब इस पर दोबारा टाइम देना उचित है? उचित है नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल, नहीं पढ़ाए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1900। क्वेश्चन बन रहा है। तो इसके लिए अब देखिए, क्वेश्चन आंसर क्लास में नहीं करवाएंगे, लेकिन हां बिहार दरोगा टारगेट बैच में इसका क्वेश्चन आंसर क्लास में हम करवाए हुए हैं। उसका वीडियो अवेलेबल करवा देंगे, उसका वीडियो अवेलेबल करवा देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, दोनों आदमी को कंधा से कंधा मिलाकर काम करना होगा बाबू, आप इस बात को समझिए।
दोनों को कंधा से कंधा मिलाकर काम करना होगा। कुछ जिम्मेदारी हम लेते हैं, कुछ जिम्मेदारी आप लीजिए, तभी आप सफल हो पाइएगा, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। सफल होने के लिए जिम्मेदारी लेना जरूरी है बाबू। दोनों आदमी मिल करके काम करेंगे ना, तब आपको सफलता मिलेगा। हमको तो जो सफलता मिलना था हमको मिल चुका है। हम तो बेच देते हैं, हमको और क्या सफलता चाहिए। हम बेच देते हैं, एक दिन पहले बैच का अनाउंसमेंट करते हैं, कोई बैनर पोस्टर नहीं, सिर्फ कोचिंग के ऑफिस के आसपास बैनर पोस्टर। अगले दिन बैच आता है, जितना बच्चा क्लासरूम में बैठता है उतना बच्चा लौट करके चला जाता है। अब इससे ज्यादा सफलता और हमको क्या चाहिए। हम बहुत संतोषवादी लोग हैं, मतलब हा ही ना है, समझे ना। तो हमको तो जो मिलना था मिल गया है, अब आपको जिम्मेदार बनाना है। तो क्वेश्चन आंसर करवाना क्या कोई जरूरी है? इसका वीडियो दे देंगे, देख लीजिएगा ना। है सुनो, बिहार एसआई फर्स्ट बैच में जो प्रस्तावना का क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, इस बैच में वीडियो आज रात में अपलोड हो जाना चाहिए। साथ ही साथ जब आपको मिला है, आप पीछे में देखिए, इसमें आंसरों है आंसर, समझ गए ना। तो पूरा प्रस्तावना जितना थ्योरी पढ़ाए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करवा रहे हैं, वीडियो देख लीजिएगा। और कल पूरा याद करके आइए प्रस्तावना। कल पूछेंगे, एक एक लड़का एक एक लड़की से पूछेंगे, ऊपर भी जाकर के पूछेंगे। हम जवाब नहीं दिया कल कुटबो करेंगे हम, समझ गए। अब देखिए, अब इस चैप्टर में कुछ मेंस का क्वेश्चन करवा देते हैं। अब दो क्वेश्चन लिखाते हैं, आप इस पर थोड़ा सोच कर आइएगा, फिर हम आपको लिखा भी देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। दो मेंस का क्वेश्चन लिखिए प्रस्तावना से रिलेटेड, जो पूछा है बीपीएससी में। लिखिए क्वेश्चन और इसको लिख करके लाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ भी नहीं होगा तो हम तो है ही ना है, ये होमवर्क है आपका, कल का बहुत सारा होमवर्क है। पूरे कॉपी में जितना प्रस्तावना पढ़ाए हैं वो वीडियो देख लेना है, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का याद करके आना है। और ये क्वेश्चन दो लिखा रहे हैं, इस पर थोड़ा सोच करके आइएगा, समझ गए। लिखिए पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं, एक को लिखा रहे हैं, 64वीं बीपीएससी में पूछा है, 38 मार्क का था ये क्वेश्चन। 64वीं बीपीएससी का पूछा हुआ है मेंस का, और 38 मार्क का था ये क्वेश्चन। 38 मार्क, 38 मार्क। लिखिए, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? 64वीं बीपीएससी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और 38 मार्क का यह क्वेश्चन है। एक बार फिर से क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? 64वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 38 मार्क का है। इस पे थोड़ा सोच के आइएगा, कल हम लिखा देंगे। कल हम मेंस का 2 से 3 क्वेश्चन लिखा देंगे, फिर चैप्टर पूरी तरीका से खत्म, पीटी मेंस दोनों दृष्टिकोण से खत्म। ठीक है, हाँ लिख करके लाना है। चलिए ठीक है, फिर आगे जो है आपको बीच में 10 मिनट का गैप है, आगे आप अपना फिजिक्स का क्लास कीजिए। क्लास कर ना रहे हैं? हाँ, मिलते हैं कल। और कल का जो होमवर्क है पूरा करके आना है।
नहीं तो कूटेंगे। अच्छा रीजनिंग है हाँ तो मैं यहाँ आएगा तो रूम पे बैठ के देख के जो कि हम बता दीजिए हमें भी यहाँ पर है नहीं ऑनलाइन खोला जाइएगा ठीक है